सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये एयर का साउंड आ रहा है ना, वॉइस उसका? थोड़ा बहुत आ रहा है सर, इतना नहीं आ रहा है सर, मैनेजेबल है। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग कॉर्ड्स रूल शायद देख रहे थे, है ना? यस सर। ओके, तो हम लोग एक दो नॉर्मलाइज करके देखेंगे, टेबल लेंगे, उसको नॉर्मल करेंगे और उसके बाद हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। ओके, बोले थे क्वेश्चन सर, नॉर्मलाइजेशन। सर एसक्यूएल में क्या पढ़ाइएगा सर? क्या एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल में क्या सर? एसक्यूएल में जो सिलेबस में है वही थ्योरेटिकल PL पार्ट की SQL एज क्या वेल होता एज प्रैक्टिकल पार्ट। अभी देखो, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो देख लेते हैं, इसका जो शुरू करेंगे तो क्या डिस्कशन करेंगे। ओके, नॉर्मलाइजेशन के बाद स्टार्ट करना है हम लोग को क्यूरी। ओके, ठीक है, तो बोले हम कमेंट। ओके, तो देखो कॉर्ड रूल तो हो गया हम लोग का खत्म। ये टेबल एनालाइज करो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। बेसिकली तुम लोग के लेवल पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें एक रिलेशन दिया जाएगा और फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया जाएगा, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया जाएगा और कहा जाएगा, या तो फिर आप ये बताइए ये किस नॉर्मल फॉर्म में है और इसको उस नॉर्मल फॉर्म तक आप इसको नॉर्मलाइज करिए, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा भी आता है, जैसे गेट में बात कर लें, हम लोग नेट में बात कर लें या मास्टर्स डिग्री में जो बात कर लें, उसमें ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा जिसमें सिर्फ आपको टेबल दिया जाएगा और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दिया जाएगा, कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ टेबल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको नॉर्मल करिए, ठीक है, इसको नॉर्मलाइज करिए। तो आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि वैल्यू देख के, हम लोग को पता है कि सेम अल्फा के वैल्यू पे बीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वो डिटरमाइन कर रहा है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब वो डिटरमाइन नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अगर कोई रो यूनिकली डिफाइंड है, कोई
पूरा कॉलम, तो हम बोलेंगे वो डिफाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, किसी रो में किसी कॉलम में अगर वैल्यू रिपीटेड है, सारा वैल्यू एक ही है, तो डिटरमाइन होगा ही होगा। ये सब याद है ना? दस का रूल ना। यस सर। हाँ, तो इस सारे ज्ञान को यूज करके, नॉलेज को यूज करके हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन किसको डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम की डिसाइड करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन है जो पार्शियल डिपेंडेंसी में है, या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में है, या नन की डिपेंडेंसी में है। ओके, तो हम इस डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करेंगे और हमारा जो टेबल है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, पहली बात, सबसे पहले नॉर्मल करने के पहले ये देखना है कि क्या टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। देख के बताओ टेबल की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है क्या? आशीष, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो होता है कि सर मतलब डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए ना, मतलब पहले ही रिपीटेड है। कहाँ कौन सा डेटा रिपीटेड है? सर ये टोनी स्मिथ वाला पहला। नहीं, पूरा टपल रिपीटेड नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो टपल है, ये टपल दोबारा नहीं होगा। मैथमेटिकल रिलेशन में हम लोग जो पढ़े थे कि एक सेट ऑफ टपल दोबारा नहीं होता है। 1,2 और लिख दिए हैं, 1,2 दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखो, अगर हम मैथमेटिकल रूल को फॉलो करें तो ये पूरा कंप्लीट जो है वो एक रिकॉर्ड है। तो टोनी स्मिथ के साथ P100 है, टोनी स्मिथ के साथ ये चेंज हो गया, मतलब दिस टपल और दिस टपल इज नॉट सेम। ठीक है ना, या S10 है या S15 है। पहली बात कि यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम ये मल्टी वैल्यूड है और सिंगल वैल्यू में दोनों का रखा गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट डेट एंड अपॉइंटमेंट टाइम ये दो अलग अलग डेटा है, हम एक साथ नहीं रख सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सिंगल वैल्यूड बनाएंगे। सिंगल वैल्यूड नहीं है ये, इसका मतलब ये डेटाबेस के कंसेप्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। इट इज नॉट इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इवन। ठीक है, तो ये जब हम चेंज कर देंगे तब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, वी सी मल्टीपल वैल्यूज इन द अपॉइंटमेंट कॉलम एंड दिस इज ऑफ कोर्स वैलिड ऑफ वायलेशन ऑफ 1NF. By assuming the staff number and patient number as the candidate key, there are many anomalies exist. Manisha, yes, Manisha. Manisha, ठीक है, हम कह रहे क्या कि हम एज्यूम करते हैं कि सबसे पहले तो ये वाला काम करना पड़ेगा। पहला वाला जो है मल्टी वैल्यूड इन अपॉइंटमेंट कॉलम, अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, इसको अलग अलग करेंगे। अगर हम बाय एज्यूमिंग द स्टाफ नंबर and the patient number as candidate key, there are many anomalies exist. Insert anomalies. To enter a new patient data that does not have doctor to be assigned, we can't insert null value for primary key. अगर हम मान लें कि स्टाफ नंबर और पेशेंट नंबर ये दोनों जो है, ये दोनों मिला के कैंडिडेट की है, नंबर है, तो एक्चुअली हमको पेशेंट नंबर का आईडी का जरूरत ही क्यों पड़ेगा, इसको हम एज ए की यूज करेंगे। ओके, देखिए वहाँ की बार बार अभी जैसे आशीष बोले कि वो रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है, तो ये अगर रिपीट कर रहा है तो हम इसको और इसको मिला के स्टाफ नंबर और पेशेंट नंबर ये दोनों कंबाइन करके तब हम तब कैंडिडेट की बना लेंगे। ठीक है, तो S10, 11 और P100 ये कम्बिनेशन दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्टाफ नंबर पेशेंट नंबर अलग अलग बैठो, एक के पीछे दूसरे, एक किधर बैठ गया, मेंटेन डिस्टेंस। ठीक है, ओके, ठीक है, क्या कर रहे थे? तो हम स्टाफ नंबर और पेशेंट नंबर को अगर हम कैंडिडेट की मान लें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंसर्ट एनोमली क्या बोले थे कि पेरेंट चाइल्ड को बगैर इंटर किए चाइल्ड को इंटर नहीं कर सकते। पेशेंट का टेबल है
और उसमें कौन सा डॉक्टर देख रहा है उसका इंफॉर्मेशन पहले से डाल के रखना चाहते हैं। डॉक्टर 1, डॉक्टर 2, डॉक्टर 3, अगर तुम डॉक्टर 1 के पास जाने वाले हो तो डॉक्टर 1 का के सामने तुम्हारा रिकॉर्ड लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम काम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये इंसर्ट एनोमलीज है हमारा, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तीनों तो हम तुमको बताए हैं, याद होगा। डिलीशन एनोमलीज में क्या है, व्हेन वी डिलीट अ डेंटिस्ट रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल टू टोनी स्मिथ, द डिटेल अबाउट हिज पेशेंट आल्सो लॉस्ट। ठीक है, तो हम डिलीशन, यस, हाँ, यस, ओके। तो व्हेन वी डिलीट अ डेंटिस्ट रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल टू टोनी स्मिथ अगर डॉक्टर का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो हम, तो क्या होगा कि उसका जो पेशेंट है उसका रिकॉर्ड भी डिलीट है, मतलब टोनी स्मिथ हम डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो पेशेंट नंबर भी डिलीट हो गया, पेशेंट का नाम भी डिलीट हो गया। ये सारा हम डिलीट कर रहे थे डॉक्टर को, डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल छोड़ दिया। ठीक है, तो डॉक्टर का यहाँ से हम रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। ठीक, तो क्या दिक्कत क्या हुआ डिलीशन एनोमलीज में, इसके साथ कंबाइन था ये पेशेंट का, ये भी डिलीट हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। मॉडिफिकेशन में क्या है कि विथ रिडंडेंट डेटा, when we want to change the value of the one column of a particular dentist, for example the dentist name, we must update all the dentist record what are assigned to a particular patient, otherwise the database will become inconsistent. अगर हम बार बार देख रहे हैं कि पेशेंट नंबर के साथ साथ पेशेंट का नाम भी दे रहे हैं और स्टाफ नंबर के साथ साथ हम डेंटिस्ट का नाम भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो डेंटिस्ट के नाम में कुछ चेंज करना पड़ता है, ठीक है, तो वो अपना नाम चेंज करा लेता है या बोलता है कि नहीं मेरा नाम गलत एंटर हुआ है, पेशेंट या डॉक्टर दोनों में से कोई भी। तो क्या होगा कि जितना जगह, जितने बार, जितने टपल में ये नाम आएगा उसको उतनी जगह पे वो ठीक करना पड़ेगा, उसको बोलो। या फिर हम पेशेंट को बोले, तो जब हम पेशेंट नंबर रख ही रहे थे तो पेशेंट नंबर क्या आ सकते थे। ठीक है, तो जेल बेल ये सब बार बार आ रहा है, ये जो जो रिडंडेंसी है, ये एक न एक समय ऐसा होगा कि ये ट्रिगर करेगा हमारे डेटाबेस के इनकंसिस्टेंसी को। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो हम देखें क्या कि अगर हम इसको ठीक कर लेते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो उसके बाद भी अगर हम देख रहे हैं तो तीनों एनोमलीज है, इसके बाद इसको हम चेक करना शुरू करेंगे। और डिपेंडेंसी एफडीज दिया हुआ नहीं है, फंक्शनल डिपेंडेंसी सवाल में दिया हुआ नहीं है, ऑन है तुम्हारा, दिख रहा है? ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दिया हुआ नहीं है तो हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। और फॉर्मुलेट ऐसे ही करेंगे, देख देख के कौन किसको, एक अल्फा का वैल्यू सेम है तो बीटा का वैल्यू सेम है कि नहीं है। अल्फा का वैल्यू अगर सेम है और बीटा वैल्यू सेम नहीं है, दूसरा कंडीशन, अल्फा का वैल्यू जो है सारा का सारा यूनिक है, तीसरा कंडीशन, और एक बार बीटा का सारा वैल्यू एक ही है, ऑल द वैल्यू आर रिपीटेड। इस तरह से हम फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ओके, जब हम फॉर्मुलेट कर लेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी तो ऐसा, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोगों ने निकाला। नाउ लेट अस नॉर्मलाइज द टेबल। इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वी रिमूव ऑल द मल्टी वैल्यूज। हम लोग जो अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम जो एक ही कॉलम में लिख रहे थे उसको अलग अलग कर दिए, अपॉइंटमेंट डेट अलग कर दिए, अपॉइंटमेंट टाइम अलग कर दिए। अब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। or create a new column, appointment date and appointment time. Now table is first and end. To normalize table further, we need functional dependency, which is not given in the question. So by enlarging table's data, we have to find FDs. हम लोगों ने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी 1, फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 और ये 3, ये 4, इतना फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोगों ने निकाला। हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया बाय जस्ट व्यूइंग द टेबल। ओके, स्टाफ नंबर, ऐप डेट एंड ऐप टाइम, ये तीनों मिलके पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 1। फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 2, स्टाफ नंबर जो है, और डेंटिस्ट नेम, हाँ, स्टाफ नंबर जो है वो डेंटिस्ट नेम को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, जॉन स्मिथ वाला जो 116 क्या था इसका, ये 1011, ये इसको
अल्फा का वैल्यू सेम तो बीटा का वैल्यू भी सेम, अल्फा का वैल्यू सेम तो बीटा का वैल्यू भी सेम, ठीक है। तो ये इसको डिटरमाइन कर रहा है। पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम, सॉरी पेशेंट नंबर जो है वो पेशेंट का नाम और उसका क्या सर्जरी हुआ है उसको भी डिटरमाइन कर रहा है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 मिल गया हमको। इसके बाद स्टाफ नंबर और ऐप डेट ये दोनों मिला के सर्जरी नंबर भी डिटरमाइन कर रहा है। ये थोड़ा सा पेचीदा है कि हम अगर कोई कॉम्प्लेक्स टेबल है उसको देख के हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालना पड़े, हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालना पड़े। अगर प्रैक्टिस में हो, अगर प्रैक्टिस है और ये नियम याद है, ये नियम याद है तो बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली तुम लोग को फंक्शनल डिपेंडेंसी सवाल में दिया रहेगा। तो हमारे पास सारा का सारा फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल गया हमको। अब इस सारा फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पे हम क्लोजर निकालेंगे, क्लोजर निकाल के फिर हम बात करेंगे कि हमको कैसे कहाँ कहाँ कौन सा जो डिटरमाइनिंग है वो नियम के अगेंस्ट है। तो हमको देखो जो रिलेशन है स्टाफ नंबर, ऐप डेट, ऐप टाइम, डेंटिस्ट नेम, पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम और सर्जन नंबर, ये हमारा रिलेशन है आर। और फंक्शनल डिपेंडेंसी को ये मिल गया, ठीक है। स्टाफ नंबर, ऐप डेट और ऐप टाइम मिलके ये तीनों अब पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम को डिटरमाइन कर रहे हैं। स्टाफ नंबर डेंटिस्ट नेम को, पेशेंट नंबर पेशेंट नेम और सर्जरी नंबर को, स्टाफ नंबर ऐप डेट सर्जरी नंबर को, और ऐप डेट ऐप टाइम पेशेंट नंबर स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट नेम को, ये हमको मिल गया, ओके। फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 को देखो। फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 स्टाफ नंबर, ऐप डेट और ऐप टाइम, ठीक है। ये डिटरमाइन कर रहा है पेशेंट नंबर को और पेशेंट नेम को, ठीक है। तो स्टाफ नंबर एंड ऐप डेट ऐप टाइम, ओके। तो FD1 इज ऑलरेडी इन सेकेंड एनएफ। FD2 अगर हम ये बात करें कि स्टाफ नंबर, ऐप डेट, ऐप टाइम ये तीनों हमारा जो है ये अगर हमारा कैंडिडेट की है तो ये 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 यहाँ से हो गया स्टाफ नंबर से डेंटिस्ट नेम और पेशेंट नंबर से पेशेंट नेम। तो हम अगर क्लोजर निकालोगे इसको तुम इसका तो स्टाफ नंबर, ऐप डेट और ऐप टाइम इसमें सारा का सारा स्कीम आएगा। तो लेटर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं इसको, ये की है हमारा, ये हमारा की एट्रीब्यूट है। तो हमारा जब की एट्रीब्यूट अगर नन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, दैट इज रिक्वायर्ड। यही हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी डिटर्मिनेशन है एट्रीब्यूट का वो सारा का सारा की से डिटर्मिनेशन हो, की डिटरमाइन करे, नन की या पार्शियल की ना करे। समझ में आ रही है बात? जहां नहीं समझ में आए तुरंत हमको क्रॉस करो, ठीक है, ओके। तो हम अब इसको जो फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 है वो डिटरमाइन कर रहा है पेशेंट नंबर। और अभिनव क्या कर रहे हो तुम? यू आर डूइंग समथिंग अदर। अच्छा, साउंड तो यहीं से सुनाई देगा तुमको। अभी ध्यान दो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ओके। तो हम लोग का जो फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 1 है वो ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। और फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 2 अगर देखो तो इसमें स्टाफ नंबर डेंटिस्ट नेम को डिटरमाइन कर रहा है। तो स्टाफ नंबर क्या मेरा की है, नन की है, पार्शियल की है, क्या है? कोई जवाब नहीं। वर्षा, भावेश, राहुल, आशीष, सचिन, यस सर। यहाँ पे जो सवाल हम किए यस सर। से सुनो। कह रहे हैं कि पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी जो स्टाफ नंबर, ऐप डेट, ऐप टाइम इस तीनों को हम अगर कैंडिडेट की मान रहे हैं, मतलब की एट्रीब्यूट मान रहे हैं, दैट इज द प्राइम एट्रीब्यूट, और ये हमारा नन प्राइम है, ये नन की एट्रीब्यूट है, इसको डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज ओके, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, ओके। तो हम कहेंगे ना कि फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 वाला जो रिलेशन है ये हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है
अब फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 2 देखो, जहां पे स्टाफ नंबर डिटरमाइन कर रहा है डेंटिस्ट नेम को। तो स्टाफ नंबर हमारा क्या है? की है, नन की है, पार्शियल की है, है सर, क्या है? कैंडिडेट की, कैंडिडेट की। तो यार कुछ बोल दो। कैंडिडेट की हमारा ये तीनों मिला के है ना, से स्टाफ नंबर, ऐप डेट, ऐप टाइम, इस तीनों को मिला के हम लोगों ने कैंडिडेट की पार्शियल की है सर, इसे पार्शियल क्लोजर की में है सब आ जाएगा। तो स्टाफ नंबर हमारा पार्शियल की न हुआ, यस सर, पार्शियल की तीन है। मिल के की है और उसमें एक तो काबिल बन रहा है, तो उसको क्या, तो पार्शियल की ना है, यस सर। पूरा की तो नहीं है। समझो बात को। ये पार्शियल की है और पार्शियल के डेंटिस्ट नेम को डिटरमाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का जो प्रोटोकॉल है उसको ये वायलेट कर रहा है। ठीक है। तो functional dependency 2 just depend on the staff number, and functional dependency number 4 just depend on the staff number and app date. functional dependency number 4 को देखो, 4 staff number और app date, यहाँ भी app time missing है, app time यहाँ भी missing है, मतलब partial dependency भी हो गया तो ये भी हो गया। मतलब functional dependency नंबर 2 और functional dependency नंबर 4, ये दो जो है ये हमारा partial dependency शो कर रहा है, जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का रिक्वायर्ड पैरामीटर था। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बिकॉज कहाँ गया, बिकॉज दिस टू आर द पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द की, नॉट इन द होल की। फंक्शनल डिपेंडेंसी every two can stand on its own by depending on the staff number, so the composed relation R1 staff number and dentist name, वो अगर डिटरमाइन कर रहा था तो उसको अलग कर देंगे, यही तरीका था हमको स्प्लिट करने का। ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड एफडी था, फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 2 जो था, उसको अलग टेबल में भेज दिए। एफडी 4 को देखो, एफडी 4 ऑल्सो कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन बाय डिपेंडिंग ऑन द स्टाफ नंबर, सो डिकम्पोज रिलेशन 2, उसका भी जो डिटरमाइन कर रहा था दो की मिल के तीसरे को, उसको भी अलग कर दिए। तो दो R1 और R2 तो बना लिए, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 था और फंक्शनल डिपेंडेंसी 4 था, उसको हम दो टेबल में स्प्लिट कर दिए। ठीक है, एक मेन टेबल, उसी में से दो को हटा के अलग कर दिए। तो हमारा टोटल अभी फिलहाल अभी के दौर में 3 टेबल हमने बना लिए। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 की बात करते हैं। FD3 violates the third normal form, showing the transitive dependency where surgery number and patient number depends on the patient number. While patient number depends on the staff number, that is none key is depending on the another key. अब जब हमको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मिलेगा, इसका मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता है। तब क्या करेंगे, तो हम इसको फिर स्प्लिट करेंगे पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम में। फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। FD3 पेशेंट नंबर पेशेंट नेम को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, और पेशेंट नेम जो है वो सर्जरी को कर रहा है डिटरमाइन। तो हम लोग कह रहे हैं कि पेशेंट नंबर सर्जरी नंबर को भी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी था उसको काउंट नहीं करते हम लोग। उसको अगर काउंट नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे, पेशेंट नंबर जो है इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएगा बिना ट्रांजिटिविटी के। ठीक है, तो ये हमारा जो पेशेंट नंबर जो हो गया, ये हमारा नन की हो गया। ओके, तो हम लोग क्या किए, पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम दोनों को अलग अलग टेबल में, दोनों को एक साथ एक स्प्लिट कर दिए। ठीक है, तो रिलेशन 3 भी मेरा नॉर्मल हो गया। इसका अब ये देखो, ऐसे ही हम तुम लोग को ऐसे ही बनाना है, वहाँ टेबल नहीं बनाना है क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये हमारा रिलेशन है स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट नेम, पहला टेबल। ठीक है, दैट इज द टेबल नंबर इज डेंटिस्ट, और स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट नेम पूरा का पूरा डॉक्टर का लिस्ट और उसका कोड अलग फाइल में। तो जहाँ जहाँ डॉक्टर का जरूरत होगा वहाँ वहाँ सिर्फ हम कोड डाल के यूज कर लेंगे। ठीक है, और इसी स्टाफ नंबर को हम लोग फॉरन की बना दिए सर्जरी टेबल में। सर्जरी टेबल में क्या रखे, स्टाफ नंबर, ऐप डेट और सर्जरी नंबर। पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम, ये पेशेंट नाम का बन गया, पेशेंट का नंबर और पेशेंट का नेम अलग टेबल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अपॉइंटमेंट है, जहाँ पे स्टाफ नंबर मतलब किस डॉक्टर को अपॉइंटमेंट दिया गया है, और डेट और टाइम, किस डेट और किस टाइम में, और किस पेशेंट को। तो दिस इज जस्ट अ पेशेंट नंबर, हम नाम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। अगर वो पेशेंट 4 बार आएगा तो 4 बार सिर्फ नंबर ही रहेगा, सिर्फ नंबर रहेगा। हमको अगर नाम को
अगर नाम को हमको चेंज करना है पेशेंट नंबर का, तो हम सिर्फ पेशेंट टेबल में जाके उस कोड के उस नाम को एक जगह चेंज करेंगे और जहां जहां उसका कोड है वहां वहां अपने आप वो रिफ्लेक्ट कर देगा। यस और नो सचिन? यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम एक टेबल को टोटल 4 टेबल में हम लोग करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 और 4 के लिए 2 और बाकी 3 और 5 के लिए 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये अब जो हमारा जो टेबल बना, ये सारा का सारा जो रिडंडेंसी है उससे फ्री है। ओके, एक एग्जांपल और लिए हैं। यहाँ देखो, SID, CID, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ग्रेड, फैकल्टी एंड फैकल्टी का फोन नंबर। ठीक है, एक टेबल है मेरे पास। ये है हमारा स्टूडेंट का आईडी और ये मेरा कोर्स का आईडी। शेफ कहाँ है ध्यान तुम्हारा? कहीं और हो, थिंकिंग समथिंग एल्स। ठीक है, ध्यान दो। तो ये हमारा टेबल है। इस टेबल में हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है और फंक्शनल डिपेंडेंसी तो दिया हुआ नहीं था, ये हम निकाले हैं इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, ताकि निकालना ना पड़े तो हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालें कि SID इस नेम को डिटरमाइन कर रहा है। देखो यहाँ पे SID इस नेम को डिटरमाइन कर रहा है। अल्फा का वैल्यू सेम तो बीटा का वैल्यू भी सेम। ठीक है, अल्फा का वैल्यू तो अल्फा का वैल्यू सेम तो बीटा का वैल्यू भी सेम, तो हम कह सकते हैं कि SID इस नेम को डिटरमाइन करेगा। ओके, तो ये है, ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शनल डिपेंडेंसी है। CID सी नेम कमा फैकल्टी कमा F1 और SID CID मिलकर ग्रेड, SID CID मिलकर ये SID CID एस नेम और सी नेम फैकल्टी फोन, ये सबको करेगा। तो अगर हम देखो क्लोजर निकाले SID और CID का, ठीक है, तो इसमें सारा का सारा आ रहा है, सारा पूरा रिलेशन आ रहा है ना। ठीक है, तो SID मतलब स्टूडेंट का आईडी और कोर्स का आईडी दोनों अगर मिला दे तो हम कह सकते हैं कि ये की है और यूनिकली आइडेंटिफाई टपल को हम कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को एक बार फिर समझते हैं टेबल देख के। हाँ, SID और CID, देखो SID 2 बार है, SID 2 बार है, तो इसको तो की नहीं बना सकते, इसको की नहीं बना सकते। लेकिन देखो CID के साथ इसको अगर मिला दे तो स्टूडेंट का आईडी हो गया 1 और कोर्स का आईडी हो गया IS318, ये आईडी है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो डेटाबेस के लिए, तो एडम्स डेटाबेस का जो रो है उसके लिए SID 1 और CID IS318 है। ठीक है, तो एडम्स, अगर एडम्स का नाम दोबारा आएगा तो किसी और प्रोग्राम के लिए आएगा, डेटाबेस के लिए तो नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम अगर SID और CID दोनों को मिला के की अगर हम बनाते हैं तो सारा का सारा रो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, जैसे जॉन्स डेटाबेस, तो जॉन्स डेटाबेस का एक ही रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर ये SID नंबर 2 और IS318। ठीक है ना? ओके, तो हमको ये मिल गया, फंक्शनल डिपेंडेंसी हमको मिल गया। और जब फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल गया तो हम सब काम बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो SID इस नेम को डिटरमाइन कर रहा है तो पार्शियल की हो गया। SID CID मिल के करना था, SID अकेले कर रहा है, पार्शियल की हो गया। CID भी पार्शियल की हो गया। ठीक है, SID CID मिल के ग्रेड कर रहा है, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी जो निकाले वो ऐसे एग्जामिनेशन में अगर ये डायग्राम बना दोगे ऐसा टेबल बना के और एरो एरो करके जैसे बनाए हैं, तो तुमको उसको चेक करते समय बहुत आसानी हो जाएगा। और फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसे लिखा रहेगा तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है बनाने में, और ऐसे सब सब दिख रहा है कौन किसको डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा बना लेना इस तरह का फिगर, इसे तुमको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो SID एंड CID ग्रेड, SID CID ग्रेड जो है ये हम जो एक जो टेबल ये वाला जो आया था SID CID ग्रेड, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक टेबल में रखेंगे, ये एक टेबल में रखेंगे इसको। ठीक है, और बाकी जितना भी आएगा
जो जो जैसे से हुआ, HID एंड CID ग्रेड को डिटरमाइन कर रहा था, तो हम एक सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी को ब्रेक करके एक टेबल बना लिए। ठीक है, HID SNM को कर रहा था, वो टेबल वो बन गया। ठीक है, CID CNM को और CID फैकल्टी को, दोनों को CID, तो हम क्या किए कि CID को CName और फैकल्टी रख लिए। फैकल्टी से फोन नंबर था, तो हम फोन नंबर को भी इसी में, चाहे इसमें रखे, नहीं इसमें नहीं रखना चाहिए इनको, फैकल्टी और फोन नंबर। तो फैकल्टी और फोन नंबर में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो, हाउएवर देयर इज ए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फैकल्टी टू फोन नंबर, फैकल्टी टू फोन नंबर हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे FID रख रहे हैं, मतलब खाली सिर्फ फैकल्टी का नंबर लिख रख रहे हैं, और फैकल्टी और उसका फोन नंबर अलग टेबल में रख देंगे, ताकि अगर फोन नंबर किसी फैकल्टी का चेंज हुआ तो सिर्फ उसी टेबल में चेंज करेंगे, सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल जो है हमारा CID डिटरमाइनिंग CName और CID डिटरमाइनिंग फैकल्टी, तो हमको CID से वो सारा का सारा डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि CID से CName और FID रख लेंगे, ये वाला। ओके, और अलग से फैकल्टी और फोन नंबर का अलग टेबल बना देंगे। क्लियर है? इस तरह से हमको ये जो टेबल बनेगा, इस तरह का टेबल बनेगा, और ये हमारा जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का टेबल का लिस्ट है। ठीक है, तो ग्रेड नाम का एक टेबल बना जिसमें ये दोनों हमारा की है, ये नन की है। तो स्टूडेंट बना SID SNM है, इसमें SID की हो गया मेरा। कोर्स बना CID की हो गया, सॉरी FID की है यहाँ पे, और यहाँ भी हमारा FID ही की है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक। ठीक, ये हमारा नॉर्मल है। इस तरह का नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन गैदर करो, प्रैक्टिस करो, हमको भेजो, नहीं बनता तो डिस्कस करो। ठीक है, सबको कम से कम 5 प्रॉब्लम नॉर्मलाइजेशन का कोशिश करना है, मिनिमम 5। अगर तुम 5 कर लोगे तो एग्जामिनेशन में तुम्हारा छूटेगा नहीं। ठीक है, सर एग्जाम में ऐसे आएगा, टेबल दे देंगे। एग्जाम में तुमको ऐसे ही आएगा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि देखो ऐसा टेबल दे दिया, हाँ कि ये टेबल है, ये वाला। अच्छा, ये रिलेशन दिया, ऐसा रिलेशन दे देगा, इतना बड़ा नहीं देगा, छोटा देगा, हाँ इतना बड़ा रिलेशन दे देगा, और ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 या 2 दे देगा। और जब फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देगा तो तुमको देख लेना है कि कैंडिडेट की कौन सा है, और अगर अब उसके बाद देखना है कि जो डिटरमाइन हो रहा है उसमें कौन कौन सा नन की है, कौन कौन सा की है, और कौन कौन सा पार्शियल की है। इतना ही तो देखना है, इतना ही तो देखना है ना। कि अगर मान लो संजोग से अगर तुम कैंडिडेट की बनाते हो और सिंगल एट्रीब्यूटेड आता है, लेकिन उससे नहीं होगा। हाँ, सिंगल एट्रीब्यूटेड आएगा तो पार्शियल वाला टेंशन तुमको नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही की है, तो जब होगा तो की से होगा, नहीं तो नन की से होगा, पार्शियल की वाला बात नहीं होगा। खैर कुछ भी हो, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो पकड़ लोगे, कंसेप्ट क्लियर है तो पकड़ लो। करना क्या है, तुमको सबसे पहला काम करना है फंक्शनल डिपेंडेंसी से की फाइंड आउट करना है। ध्यान दो, सबसे पहला काम करना है फंक्शनल डिपेंडेंसी यूज करके की फाइंड आउट करना है। जब की मिल जाएगा तो की कौन कौन सा एट्रीब्यूट है जो की एट्रीब्यूट से डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दिया हुआ है उसी में देख लेंगे, उसी में देख लेंगे कि कौन किसको डिटरमाइन कर रहा है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन है जो की है, कौन कौन है पार्शियल की है, और कौन कौन नन की है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अगर जो की के साथ है उसको टिक मारो, ओके दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। और जो पार्शियल की का है उसको अलग टेबल में भेज दो, जो नन की वाला है उसको भी अलग टेबल में भेज दो। ठीक है, जो जो दो टपल फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पे जो दो टपल अलग रहना चाहता है और अपने अपने बिहाफ पे अपने लेवल से रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, बगैर कुल जो हम कैंडिडेट की बनाए हैं बगैर उसकी मदद के अकेले कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, तुम अकेले कर पा रहे हो, तुम अकेले रहो उसके साथ, यही काम करना है। ठीक है, अगर जैसे स्टाफ नंबर और ऐप डेट ये दोनों मिलके सर्जरी नंबर को डिटरमाइन कर रहा है, इसको हम खोजेंगे की में हमारा
ये था, तो ये पार्शियल की हो गया। पार्शियल की सफिशिएंटली डिटरमाइनिंग सर्जरी नंबर 2 नंबर, तो हम क्यों कहेंगे कि भाई 3 एट्रीब्यूट लो? अगर ये 2 एट्रीब्यूट मिलके अगर डिटरमाइन कर रहा है तो अच्छी बात है, तुम रहो साथ में, एक टेबल अलग बना देंगे स्टाफ नंबर अपडेट सर्जरी नंबर का, यही काम करते हैं। ठीक है, 90% से एबव किसको समझ में आया? किसको किसको? जो 90% से ऊपर समझा होगा उसी से एग्जामिनेशन में सॉल्व होगा, ये बात समझ लो, समझे? और मोबाइल लॉगिन करके वीडियो ऑफ करके कुछ और कर रहे हो तो पक्का नहीं बनेगा, समझे? ये आरटीबी में सर बहुत रुलाएगा, देख लेना। सर एक काम कीजिए सर, ये अभी तो सर समझ में आ गया सर। हाँ सर कभी भूल जाते हैं सर, दिमाग से उतर जाता है सर। ये यूट्यूब पे डाल रहे हैं ना सर आप? हाँ, बिल्कुल अभी डालेंगे, सर बिल्कुल डालेंगे। उतर जाता है तो सर हम लोग देख लेते हैं तो सही हो जाता है। ठीक है, देखो, किसी को साइकिल चलाते देखोगे तो तुम साइकिल चलाना तुमको आएगा? नहीं आएगा। नहीं, चलाना पड़ेगा ठीक है, सर। हम तो ऐसे तो कितना मूवी में एरोप्लेन चलाते देख लिए, तो हमको भी एरोप्लेन अब चलाना आ जाना चाहिए था। ये अभी जो हम काम किए ये हम किए, जब तक तुम नहीं करोगे, इसको कितना बार भी देखो, कितना बार भी तुम देखो, तुम तब तक तुमको इस पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा जब तक तुम अपने पेन और अपने कॉपी पे नोटबुक पे इसको नहीं करोगे। ठीक है, वैसे यूट्यूब पे रहेगा वीडियो, नो डाउट। हम लाइव करना स्लिप कर गया दिमाग से शुरू करने के लिए, लेट हो रहा था तो जल्दी शुरू कर दिए। ठीक है, वैसे हम अपलोड कर ही देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात किए थे कि हम लोग एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे। एसक्यूएल क्या है, किसी को आइडिया हो तो बताओ। यस सर, एसक्यूएल डाटाबेस है सर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है सर एसक्यूएल। ओके, कॉर्ड रूल में एक रूल था जिसमें ये कहा गया था कि आपका डेटाबेस रिलेशनल तभी होगा जब आप उसमें क्यूरी लैंग्वेज, किसी तरह का कोई एक सब लैंग्वेज यूज करेंगे डेटा रिट्रीवल के लिए, जो प्रोजेक्शन, सिलेक्शन और ज्वाइन कर सकता हो। ठीक है, ऐसे समझो कि हमारा डेटाबेस फ्रंट एंड है कि बैक एंड है? बैकएंड। बैक एंड है, और फ्रंट एंड में जो बैकएंड है। रहेगा वो हमारा रहेगा सॉफ्टवेयर जो रन कराएंगे हम। ठीक है, तो हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर की सहायता से जो हम डेटा एक्सेस करते हैं वो सॉफ्टवेयर की सहायता से यूज करते हैं। एम्प्लॉय नंबर डाले, फाइंड क्लिक किए और एम्प्लॉय नंबर का डेटा हमको मिल गया। अगर उसमें इंसर्ट बटन बना हुआ है तो हम इंसर्ट बटन क्लिक करेंगे और नया रिकॉर्ड डेटा एंट्री कर देंगे। ये बना हुआ है इसीलिए कि सारे के सारे लोग डेटाबेस का नॉलेज हो सकता है, डेटाबेस एक्सपर्टीज नहीं हो, सारे लोग डेटाबेस एक्सपर्टीज नहीं हो, तो उनको एक इजी इंटरफेस हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिए, यही मतलब है। लेकिन इसके बाद भी क्या डेटाबेस बगैर सॉफ्टवेयर के हम डेटाबेस को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हम इंसर्ट, अपडेट, डीटीएल, डीमेल, जितने जितने तरह के जो हमको कमांड है, स्टेटमेंट है, वो हम एग्जीक्यूट करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं? कॉर्ड के रूल के हिसाब से एक आपके पास ये होना चाहिए था एक सब लैंग्वेज जिससे आप डेटाबेस के साथ वो सारा क्यूरी कर सके, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और ये सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और ज्वाइनिंग। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आईबीएम ने निकाला था इसको, एसक्यूएल, और उस समय इसको बोलते थे सिंपल क्यूरी लैंग्वेज, इसको बोलते थे सिंपल क्यूरी लैंग्वेज। बाद में इसको स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज बोला गया। बाद में जब हम लोग स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के बाद में फिर इसमें पीएलएसक्यूएल भी ऐड किया गया है ना, प्रोसीजरल लैंग्वेज जब इसको हम बना दिए तब इसका नाम करके बोले कि ये पार्ट जो है वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है और दूसरा पार्ट जो है वो पीएलएसक्यूएल है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हमको पता है, ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का जो बेसिक्स है वो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशन कैलकुलस में लाई करता है। वहीं से ये आइडिया आया कि हम किसी डेटाबेस से हम कैसे क्यूरी कर सकते हैं और कैसे अब सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, एवरीथिंग जो हम एक मैथमेटिकल रिलेशन में कर सकते थे, सेट थ्योरी में कर सकते थे, वो सारा काम यहाँ कर सकते थे। ठीक है,
कॉर्ड के हिसाब से ये रिक्वायर्ड फीचर था किसी भी डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस होने के लिए। ठीक है, बहुत पुराना एक डेटाबेस है जो हम लोग अभी पीपीयू में पढ़ाते हैं, फॉक्सप्रो। ठीक है, फॉक्सप्रो, फॉक्सप्रो, हाँ। एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला डेटाबेस है, और सिर्फ डेटाबेस नहीं है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, प्रोग्रामिंग टूल हमको प्रोवाइड करता है, और इंटरप्रेटेड बेस हमको प्रोग्रामिंग देता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का तुम्हारा वो सब भी था ना, बेसिक बेसिक बेसिक, GW बेसिक, क्यूब बेसिक, फिर बाद में विजुअल बेसिक हो गया। आवाज नहीं आ रही है ना? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? तो आवाज कट गया था सर। अच्छा, बीच में आवाज कट गया था। ओके, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, मैसेज आया। अब आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ। तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो फॉक्सप्रो जो हमारा बहुत पुराना है, और वो भी दावा किया, सॉरी, फॉक्सप्रो कह रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट का पहला लैंग्वेज है, पहला डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट का वही था, और वो पहले एक कंपनी थी फॉक्सबेस, उस कंपनी का था। ठीक है, और बहुत डिमांडिंग सॉफ्टवेयर था वो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उस फॉक्सबेस कंपनी को मर्ज कर दिया, मतलब बाई कर दिया, बोलो मर्ज कर दिया, और उस फॉक्सबेस को सॉफ्टवेयर को फॉक्सप्रो बना दिया। ओके, बाद में उसको और मॉडिफाई करके और बेटर बनाता गया, और आज हमारा एकदम विजुअल फॉक्सप्रो अभी भी एकदम अपडेटेड चल रहा है। यूज कम होता है इंडिया में एक्चुअली, लेकिन फिर भी। और हम ये कह रहे थे यूज कि उस कहाँ समय पे का हो जो रहा है सर इसका? सर उसका यूज कहाँ पे हो रहा है? फॉक्सप्रो का, यस सर। विजुअल सॉफ्टवेयर का यूज होता है अगर हम डेटाबेस रिलेटेड अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और बगैर डेटाबेस के तो कोई सॉफ्टवेयर बनेगा नहीं। ठीक है, डेटाबेस तो मुझे चाहिए, हमको तो बैकएंड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मान लो हम जावा यूज कर रहे हैं, और बैकएंड में हम माइस्क्ल यूज कर रहे हैं और राकेल यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर, तो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो हम अगर कोई एक प्लेटफॉर्म यूज करना चाहें कि हम प्रोग्रामिंग उसी में करें, डेटाबेस उसी में हैंडल हो जाए, दैट विल बी अ बिट फास्टर। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ये सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा जो एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, पता नहीं क्यों आज का जो विजुअल सॉफ्टवेयर है दैट इज वेरी पावरफुल, और वो यूज नहीं होता है, या बहुत लेस डिमांडिंग है, आई डोंट नो व्हाई, बट वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और कुछ रीजन तो ये हो सकता है कि आज के डेट में हम लोग सारा का सारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, राइट वंस और रीड मेनी, वॉर्म, है ना? तो इसीलिए अगर वॉर्म चीज जो है, WORM, ये प्रोवाइड नहीं होता हो, अगर डॉटनेट में उसका होगा तो वो यूज होता होगा। वो डॉस वाला जो 2.5 वाला डॉस सॉफ्टवेयर है, वो हमको लगता है कि 90 के दशक में आया था, 90 के दशक का था वो। आ, हम श्योर नहीं है, लेकिन 90 के दशक के आसपास आया था। उसमें भी एसक्यूएल दिया गया है, वो भी एसक्यूएल को सपोर्ट करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एसक्यूएल in 1970, Edgar Codd posted the paper on the relational database, an idea of relational algebra and tuple calculus. IBM in 1980 had developed the SQL, structured query language, for relational database. Earlier it was SQL, Simple English Query Language. It means query language which is in simple English. Later it is changed to SQL and Structured Query Language. लेकिन आज भी बाहर के देशों में SQL, हम लोग SQL बोलते हैं ना, SQL, बाहर के देशों में तुम बोलोगे तो SQL को प्रोनाउंस करता है लोग सिक्वल नाम से। SQL, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? सिक्वल ही बोलेंगे ना। तो आज भी ये सिक्वल बोलो, SQL बोलो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, SQL इज डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज कहने का क्या मतलब? That is limited to domain, whereas C and C++, Java are general purpose programming language. SQL में बात करें या PLSQL की बात करें,
तो ये डोमेन स्पेसिफिक है, हम एक खास डोमेन वाला सॉफ्टवेयर ही बना सकते हैं इससे, ठीक है। इस पे जो हम लिखेंगे वो जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं है। SQL is declarative language, that is, it works on what to do, no need to specify how to do. Structured programming में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो SQL में हमको क्या, जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, तो अगर मान लो बोले प्राइम नंबर निकालना है, किसी नंबर को चेक करना है कि इट इज प्राइम और नॉट, तो हम क्या करेंगे कि हमको पता है क्या करना है, ठीक है। उसके बाद उसको कैसे करना है ये भी हम करेंगे। कंप्यूटर का काम क्या है कि मेरे लिखे स्टेटमेंट को वो कंपाइल करके रन करा देगा, ठीक है। तो एसक्यूएल के साथ ऐसा नहीं है। एसक्यूएल क्या करेगा कि ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू, ये आपको बताना है, ये बताना है। कैसे करना है ये नहीं बताना है, ये खुद आपका डीबीएमएस उसको तय करेगा। हम लोग देखे थे डीक्यूएल और डीएमएल प्री कंपाइलर और कंपाइलर में, उसमें ऑप्टिमाइजर भी था। सर टीएसक्यूएल में तो कर सकते हैं, टीएसक्यूएल में तो कर सकते हैं ना, क्या मतलब सारा चीज तो निकाल सकते हैं टीएसक्यूएल में, जो बिगिन और एंड एसक्यूएल की बात हम नहीं कर रहे हम लोग अभी एसक्यूएल की बात, स्ट्रक्चर की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम स्ट्रक्चर इसीलिए रखा गया बाद में, जब हम पीएल एसक्यूएल इंटर हो गया ना, पीएल एसक्यूएल भी हम डेटाबेस का पार्ट हो गया, पीएल एसक्यूएल भी डेटाबेस का पार्ट हो गया। तो जब हम प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज हम इंटर कर दिए, तो नॉन प्रोसीड्यूरल और प्रोसीड्यूरल ये दो पार्ट था डेटाबेस का, ठीक है। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला गया कि दिस इज स्ट्रक्चर की लैंग्वेज, दिस इज स्ट्रक्चर की लैंग्वेज। उसके बाद वाला जो पोर्शन आया है जिसमें हम प्रोग्राम करते हैं, कर्सर और ट्रिगर और स्टोर प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, दैट इज पीएल एसक्यूएल पार्ट, ठीक है। दैट इज डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारा नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। क्लियर आशीष? यस सर। ओके, तो एसक्यूएल इज डिक्लेरेटिव लैंग्वेज और इट वर्क ऑन व्हाट टू डू, नो नीड टू स्पेसिफाई हाउ टू डू, ठीक है। और ये जो एसक्यूएल का जो हम लोग लिखते हैं, मतलब हम फ्रंट एंड प्रोग्राम से हम कोई क्वेरी सबमिट कर रहे हैं बैकएंड को, तो वो क्या क्या होगा, हमको लगता है कि मार्केट में ये सवाल भी था, डीएमएल और डीक्यूएल, डीएमएल और डीडीएल का कंपाइलर और प्री कंपाइलर, ठीक है। जिस तरह से कोई भी कमांड लिखो या कोई भी स्क्रिप्ट लिखो, तो जब तक कंपाइल नहीं हुआ तब तक रन नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। यहाँ तक कि हम अगर डॉस स्क्रीन पे वो जो कमांड प्रोग्राम था उस पर भी कोई कमांड लिखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, वो कमांड भी इंटरप्रेट होता है, कमांड में इंटरप्रेट होता है, उसका सिंटेक्स चेक होता है, और जो कमांड इंटरप्रेटर है वो तब उसको एग्जीक्यूट कराता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में? कहीं भी तुम अगर स्क्रिप्ट लिखते थे हम लोग, जो कमांड लाइन वाला जो स्क्रिप्ट लिखते हैं पाइथन में, हर लाइन लिखने के बाद प्रेस करते हो तो जो लिखते हो वो कंपाइल होता है, इंटरप्रेट होता है, कंपाइल नहीं इंटरप्रेट होता है, तब रन होता है। डॉस प्रॉम्प्ट पर कोई कमांड लिखते हो, दैट इज अगेन कंपाइल्ड और इंटरप्रेट देन रन। तो हम जितना भी क्यूरी लिखते हैं, दैट सिंगल लाइन क्यूरी, और अगर हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो इंटरप्रेट होता है, ठीक है। या वो कंपाइल होता है या इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेट होने के बाद उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइजेशन में उस क्यूरी को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अलग अलग प्लान बनता है। प्लान बनने में सबसे बेस्ट प्लान जो है उस प्लान को यूज करके आपकी क्यूरी को रन कराया जाता है, ठीक है। तो क्यूरी इंटरप्रेटर और क्यूरी ऑप्टिमाइजर ये दो शब्द है जो क्यूरी के साथ यूज होगा और पूछा जा सकता है, व्हाट इज क्यूरी ऑप्टिमाइजर, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। और एक बात और है, प्रोग्रामिंग में तुम लोग इसको फेस करोगे कि अगर हम कह रहे हैं कि क्यूरी को, जब हम क्यूरी लिखेंगे तब ये कंपाइल होगा या इंटरप्रेट होगा और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई क्यूरी किसी प्रोग्राम में लिखा गया है तो जब जब बटन हम प्रेस करेंगे, ओके बटन जिस बटन के इवेंट पे लिखा गया है, जब जब वो बटन प्रेस करेंगे तब तब वो क्यूरी रन कराने के लिए हम भेज रहे हैं फ्रंट एंड से बैक एंड को, ठीक है। जब जब वो क्यूरी सबमिट होगा बैक एंड को, तब तब बैक जो
डेटाबेस है उस क्यूरी को फिर से कंपाइल करेगा, बार बार कंपाइल करेगा। कंपाइल करने में जो टाइम लग रहा है बार बार होगा, ठीक है। तो ये जब बहुत बड़ा बड़ा क्यूरी अगर हमको लिखने लगे हम, और वो बहुत टाइम लगने लगा, मतलब हर बटन क्लिक पे कोई ना कोई क्यूरी रन करेगा, हर बटन क्लिक पे कोई ना कोई डेटाबेस के साथ आप ये तो इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डेटा कुछ मंगा रहे हैं, वहां पे डेटा रीड कर रहे हैं, कोई ना कोई क्यूरी रन करा रहे हैं आप। तो हर बार हर वो क्यूरी रन करने में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोग्राम है बहुत फास्ट काम करेगा, ये तो नो। यस सर। आपका जो सॉफ्टवेयर है बहुत फास्ट काम करेगा, क्यों? क्योंकि वो टाइम ले रहा है, बैकएंड वाला टाइम ले रहा है। अरे बैकएंड टाइम लेगा तो सॉफ्टवेयर कैसे फास्ट काम करेगा आशीष? सर लेकिन अगर डायरेक्टली करेंगे तो हो जाएगा, मतलब अगर डेटाबेस से नहीं, अगर डायरेक्टली करेंगे तो। करो चाहे फ्रंट एंड से भेजो, अगर हर चीज को फ्रंट एंड कंपाइल में तो करना टाइम पड़े, लगेगा इसमें। हर चीज को हाँ सर। कंपाइल करना पड़े तो बात वही हो जाएगा ना। सी प्लस प्लस वर्सेस जावा, हम लोग बात करते हैं ना हमेशा। ये यस। कंपाइल सॉफ्टवेयर को रन कराओ और एक इंटरप्रेटर को रन कराओ, तो कौन फास्ट होगा? कंपाइल वाला होगा ना। कहाँ अभिनव है? हाँ, यस, बहुत देर के बाद नींद खुला है। जैसे सर लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में लैब में सर कौन किस लैंग्वेज की बात कर रहे हो? बात करते हैं, ये इसको क्लोज करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि हम उस क्वेरी को हम लोग स्टोर प्रोसीजर में यूज करते हैं। उस सारे क्वेरी को हम डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर यूज करेंगे और प्रोसीजर के यहाँ से हिट करेंगे, और वो एक्चुअली वो कंपाइल फॉर्म में रहेगा तो वो जल्दी रन करेगा, ठीक है। तो इट इज ए गुड प्रैक्टिसेस कि हम जितना क्यूरी है उसको एज ए छोटा मोटा है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऐसा वाला कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंसर्ट में है पूरा सारा फील्ड में हमको इंसर्ट करना है बहुत सारा वैल्यू, तो वो सब क्यूरी को अगर स्टोर प्रोसीजर में यूज करेंगे तो हमारा फास्ट काम हो जाएगा, ठीक है। In SQL, there are many commands to perform many tasks on the table. They are divided into 5 groups: DDL, DML, DCL, and DCL. DDL Data Definition Language. Data Definition Language किसको बोलेंगे? तो इसको शॉर्ट डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज किसको बोलेंगे, शायद बताओ। यस, देखो, हम डेटाबेस मतलब टेबल हम जो क्रिएट करेंगे, डेटाबेस का टेबल क्रिएट करेंगे तो हमको सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही उसके अंदर डेटा रख सकते हैं। ये कुछ उसी तरह का है कि हम बाजार से सामान लेके आए, उसके पहले हमको रैक तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। रैक तैयार किए, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा रैक है, वैसा रैक तैयार करना पड़ेगा, और तब जाके हम सामान लाके रखेंगे। तो रैक जो क्रिएट करने वाला काम है, जो स्ट्रक्चर बनाने वाला काम है, जिसमें हम एट्रीब्यूट डिसाइड करेंगे, एट्रीब्यूट का नाम, उसका डेटा टाइप, उसका विड्थ, ये सारा का सारा जो काम करेंगे क्रिएट टेबल वाला, ये सारा का सारा जो हमारा सब का सब मेरा डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हम डिफाइन कर रहे हैं डेटाबेस को, ठीक है। तो हम डेटाबेस को डिफाइन करेंगे, उसको डिलीट भी करेंगे, उसके एट्रीब्यूट का नाम चेंज करेंगे, एट्रीब्यूट को हमको मिटाना हो सकता है, या हम डेटा टाइप लगाए थे उसको चेंज करना हो सकता है, बहुत काम हो सकता है अंदर, ठीक है। तो हम क्रिएट करेंगे, उसको मॉडिफाई भी करेंगे, उसको डिलीट भी करेंगे, है ना जी। हाँ, वही करें, मॉडिफाई मतलब अपडेट है ना। तो हम जो क्रिएट करेंगे तो उसको मॉडिफाई भी करना है, मतलब अपडेट करना है, एक ही बात है, और उसको डिलीट भी करेंगे, इतना काम करेंगे तो वो हो गया हमारा डीडीएल कमांड। जब पहले डीडीएल कमांड यूज करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे कि हमारा कंसेप्चुअल लेवल पे या ग्लोबल व्यू पे बीच वाला 3 व्यू आर्किटेक्चर में बीच वाले में आता था डीडीएल कमांड, ठीक है, जहाँ स्कीमा डिफाइन होता था, जहाँ ईआर डायग्राम बनता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
यहाँ के बाद जब हमारा DDL कमांड से टेबल रेडी हो जाएगा तब उस टेबल में हम इंटर करेंगे डेटा। ठीक है। तो अब जब डेटा इंटर करेंगे तो उसके लिए जो कमांड यूज होगा वो होगा DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं। सर एक बार सेव पॉइंट बताइएगा TCL वाला में। मुरली सकते हैं क्लास उनका भी 10 से। ठीक है। तो हमारा जो DML कमांड क्या है? DML कमांड हमारा डेटा मैनिपुलेशन है, जहां पे हम डेटा के साथ सारा काम करेंगे। सर डेटा इंसर्ट करना हो गया, डेटा उसमें हम डेटा को अपडेट करेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे, डेटा को तो ये सारा का सारा काम करेंगे। और सिलेक्ट भी है, देखो सिलेक्ट भी है यहाँ पे। सिलेक्ट के साथ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि वो हमारा DQL कमांड है या DML कमांड है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। ये मेरा जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल वाला जो लैंग्वेज है उसमें कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट, ये हमारा ये तीन हमारा यहाँ पे यूज होगा। सर सेव और हमारा पॉइंट क्या है सर? सेव पॉइंट क्या है? सेव पॉइंट जैसे हम लोग कुछ पॉइंट बनाते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट बनाते हैं जहां से कि अगर हमको रोल बैक करना पड़े तो उस पॉइंट तक हम जाएं। सेव पॉइंट हमारे सिस्टम ही बना के रखते हैं। ये अगर स्टोर पॉइंट हम लोग बनाते हैं सिस्टम में, आइडिया है कुछ? मतलब हम कुछ हम बोलते हैं ना कि जो माइल मीटर होता है, क्या उसको बोलते हैं, जो रोड पे कितना किलोमीटर लगा वाला जो लगा रहता है, माइलस्टोन। ठीक है। तो हम डेटाबेस में हम सेव पॉइंट नाम से हम कुछ पॉइंट डिक्लेयर करते हैं ताकि उस पॉइंट पे जब हमको रोल बैक करना हो तो हम उसको यूज कर सकें। ठीक है। रीस्टोर, हाँ, तो जैसे रीस्टोर पॉइंट अभी वही बात करते हैं। रीस्टोर पॉइंट जैसे क्रिएट करते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या हम आज रीस्टोर पॉइंट आज बना दी तो आज का जो मेरा OS का है पूरा का पूरा पिक्चर स्टोर हो गया। एक इसका एक और नेक्स्ट डे कभी कुछ इन्फेक्शन होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा ही है, देखेंगे हम लोग देख करके। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे, इसके बारे में फिर बात करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का SQL। दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर RDBMS टॉपिक। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल, नहीं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय।